नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश और आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के भू कानून के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और ये पर्यटन के लिहाज से बहुत समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत पर्यटक आते हैं और इस वजह से जो बाहर के लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो समृद्ध लोग हैं, उनकी नज़र है इस पर्यटन के व्यवसाय पे और इसी वजह से यहाँ पे भू कानून की मांग हो रही है। यहाँ का भू कानून क्यों ज़रूरी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि उत्तराखंड की संस्कृति, यहाँ की परंपराएं, यहाँ का पर्यावरण और यहाँ की जनसांख्यिकी को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह के कानून की यहाँ आवश्यकता है। इस तरह का कानून लागू हो जिससे लोगों की हितों की रक्षा हो। जैसे कि हिमाचल है, हिमाचल भी उत्तराखंड की तरह पर्वतीय राज्य है और पर्यटन के लिए वो भी समृद्ध क्षेत्र है और इसी कारण वहाँ पे भू कानून लागू है। इसी तरह पूर्वोत्तर के राज्यों में भी है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो क्षेत्र है उसमें भी धारा 370 जब तक लागू थी तब तक ऐसा कानून था और धारा 370 के हटने के बाद वहाँ पे ये कानून निरस्त हो गया, लेकिन निकट भविष्य में वहाँ पे भी इस तरह का कानून आएगा। तो इस तरह से उत्तराखंड के लिए भी एक ऐसा कानून होना चाहिए कि जिससे जो भूमि की बेजा खरीदी है, बहुत ज़्यादा स्तर पे खरीदी हो रही है, उस पे रोक लगे। एक लिमिटेड, जिस तरह से पहले था कि 250 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा ज़मीन न खरीदें, तो उस तरह का कोई नियम बने। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य का गठन यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों और यहाँ की अलग संस्कृति की वजह से हुआ। सन 2000 से ही जब से राज्य का गठन हुआ, इस बात की चिंता थी कि यहाँ भूमाफिया आम जन की ज़मीन पे कब्जा न कर लें और जो भूमाफिया होते हैं वो लोग अपना पैसा बिछा के लोगों को खरीद लेते हैं और इस तरह से वो ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं और बाद में उसी ज़मीन का वो लोग अपने मनमाने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जो भाजपा की अंतरिम सरकार थी, जब श्री नित्यानंद स्वामी जी मुख्यमंत्री थे और फिर भगत सिंह कोश्यारी जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने इसमें कुछ नहीं किया। इस भू कानून के लिए उन लोगों ने कुछ नहीं किया। लेकिन फिर जब 2002 में एन डी तिवारी जी की सरकार चुन के आती है तो उन्होंने पहली बार इस भू कानून के लिए कुछ काम किया और उन्होंने जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भू सुधार अधिनियम 1950 था, उसमें सुधार किए उत्तराखंड के हिसाब से, जो यहाँ की ज़रूरत थी उसके हिसाब से। जो एन डी तिवारी जी की सरकार थी, उन्होंने इसमें ये जोड़ा कि जो उत्तराखंड से बाहरी के लोग हैं वो गैर कृषि भूमि का 500 स्क्वायर मीटर तक की खरीदी कर सकते हैं और ये किया गया था कि कृषि भूमि का संरक्षण किया जा सके, जो यहाँ के लोगों की कृषि भूमि है। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ 68% के आसपास जंगल हैं, जंगल वन विभाग की भूमि है, तो यहाँ पे वैसे भी जो कृषि योग्य भूमि है वो बहुत कम है। तो ये जो कानून था एन डी तिवारी जी के समय का, तो ये सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में लागू होता था। फिर 2007 में बी सी खंडूड़ी जी की सरकार बनती है और उन्होंने एक भू कानून, जो एन डी तिवारी जी के समय का भू कानून था, उसमें सुधार किया। उन्होंने उसमें ये सुधार किया कि जो 500 स्क्वायर मीटर की गैर कृषि ज़मीन की खरीदी थी, उसको कम करके 250 स्क्वायर मीटर कर लिया और इससे लोग काफ़ी खुश थे और ये कानून संपूर्ण उत्तराखंड में लागू होता था। जो पहला कानून था वो सिर्फ पहाड़ी जिलों में लागू होता था, लेकिन ये संपूर्ण उत्तराखंड में लागू होता था और इसमें जो लीज़ की शर्तें थी उनको भी ठीक किया गया। उसके बाद बाकी वर्षों में सब कुछ ठीक चला, लेकिन 2017 में जब भाजपा की सरकार आई तो उन लोगों ने, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने भू कानून संशोधन विधेयक 2018 पारित किया और इसमें जो खरीदी की बंदिशें थी उनको हटा दिया गया। अब पूंजीपति लोग उत्तराखंड में कितनी भी ज़मीन खरीद सकते थे, ये 2018 के विधेयक से हुआ और इसकी धारा 143 क के तहत ये हुआ कि यदि पहाड़ में कोई व्यक्ति कृषि भूमि बेचे तो वो भूमि स्वतः ही औद्योगिक भूमि में बदल जाएगी। मतलब यहाँ पे कृषि भूमि को औद्योगिक भूमि में बदलने की अब ज़रूरत नहीं होगी। यदि कोई बाहरी व्यक्ति ज़मीन खरीदता है तो वो भूमि, या कोई भी व्यक्ति ज़मीन खरीदता है तो वो कृषि भूमि डायरेक्ट औद्योगिक भूमि में कन्वर्ट हो जाएगी। ये 2018 का जो अधिनियम थी उसकी धारा 154 के तहत अब कोई भी व्यक्ति 12.5 एकड़ या 260 नाली से अधिक ज़मीन का मालिक हो सकता था। पहले ये एक सीमा थी कि 12.5 एकड़ या 260 नाली से अधिक ज़मीन नहीं रख सकता कोई व्यक्ति। ये नियम थे कि जिससे सभी लोगों में भूमि का सही से वितरण हो सके, लेकिन इस सरकार ने, जो 2017 में जो वर्तमान सरकार है, इसने इस सीमा को हटा के इसको अनलिमिटेड कर दिया, कितना भी कर सकते हैं। फिर धारा 156 के हिसाब से 30 साल की लीज ज़मीन पर देने का प्रावधान किया गया और ऐसा करने वाला देश का उत्तराखंड एकमात्र राज्य बना जहाँ पे इस तरह का ये जो धारा 156 का प्रावधान है ये लागू किया गया।
अब ये तो हमने अभी तक बातें की कि भू कानून क्या था उत्तराखंड में और इसमें किस तरह से वर्तमान सरकार ने परिवर्तन किया। लेकिन अब देखेंगे कि ज़रूरत क्या है इसकी। तो उत्तराखंड को अपनी संस्कृति को अगर बचाना है, उत्तराखंडी संस्कृति को, और यहाँ के लोगों के लिए स्वरोजगार के मौके पैदा करने हैं, और यहाँ के लोगों को अगर सरकार चाहती है कि यहाँ लोग स्वरोजगार करें, तो इस कानून का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नहीं तो लोग अपनी ज़मीनें बेच के शहरों में कारोबार करने चले जाते हैं और फिर न यहाँ की ज़मीन रहती है न वहाँ का कारोबार रहता है। दूसरा, सरकार इस तरह के स्वरोजगार करने के लिए लोगों को प्रेरित करे, ये भी बहुत ज़रूरी है। और ये सरकार जो है, अभी इन लोगों ने इस तरह की मुहिम भी चलाई कि हम स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे, लेकिन दूसरी तरफ इन लोगों ने इस तरह के कानून ला के लोगों के साथ एक तरह का छलावा भी किया है। इस मामले में कई बुद्धिजीवियों का तथ्य ये रहता है कि जिनको ज़मीनें बेचनी होंगी वो बेचेंगे ही। लेकिन बात ये है कि अगर किसी को ज़मीन बेचनी है तो वो यहीं अपने आसपास के लोगों को बेच सकता है। एक बाहरी व्यक्ति अगर ज़मीन खरीदेगा तो वो उस ज़मीन का अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगा, और भविष्य में वहाँ पे कई लोगों का कहना ये भी सही है कि वहाँ पे आपको नौकरी या नौकर की तरह रहना पड़ेगा अपनी ही ज़मीन पे, और आपका जो स्वाभिमान है उसको ठेस पहुँचेगी। तो अतः हमें ये ज़रूरत है कि हमें उत्तराखंड में एक भू कानून हिमाचल की तर्ज पे लाना चाहिए। जो जिस तरह से हिमाचल में है उस तरह से उत्तराखंड में भी भू कानून आए और यहाँ भी व्यवस्थाएं ठीक हों। बाहरी लोगों के खरीद के लिए भी एक लिमिट हो जिस तरह से पहले थी। तो इस तरह से इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, इसी तरह के टॉपिक आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय उत्तराखंड।